हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत समय से बच्चों शुरू किया हुआ है एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है एलिमेंट्स इन ग्रुप 16, 17 और 18। ठीक है, बहुत लंबा खिंच चुका है बच्चों ये चैप्टर, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिशियली बच्चों सबसे ज़्यादा लेक्चर वाला जो चैप्टर है वो यही है मेरा। ठीक है, मेरा अगर देखा जाए, क्योंकि इसमें बच्चों इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतनी सारे कंसेप्ट है, इतने सारे रिएक्शंस हैं कि उन्हें समझाने के लिए मुझे इतने सारे लेक्चर बनाने ही पड़े। क्या कर सकते हैं बच्चों बताओ। मैं चाहता तो स्किप भी कर सकता था, बहुत सारे पार्ट्स स्किप हो सकते थे। ठीक है, लेक्चर फटाक से खत्म हो जाता, 11-12 लेक्चर्स में ही खत्म कर सकता था लेक्चर, पर नहीं, मैंने सोचा अगर पढ़ाना ही है हमारे बच्चों को तो डिटेल में पढ़ाया जाए, हर एक चीज एक एक करके बताई जाए, एक एक करके समझाया जाए, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चंस उनके सामने आता है इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि इस चैप्टर को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे सिर्फ लेंथ को देखकर डर जाते, बोलते हैं यार बहुत लंबा चैप्टर है, कैसे होगा। कुछ नहीं होगा, बहुत आसान है। लंबा है ठीक है, मानता हूं मैं, पर आसान है बच्चों। ठीक है, अगर आप इस चीज को स्टडी करते हो पूरे लेसन को, तो इसमें जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सही है, और अगले आने वाले 1-2 लेक्चर्स के अंदर ये लेसन खत्म हो जाएगा। सो दिस इज लास्ट, या फिर सेकंड लास्ट, लास्ट तो नहीं है पर सेकंड लास्ट आप कह सकते हो कि लेक्चर है हमारे इस लेसन का, जिसका नाम है एलिमेंट्स इन ग्रुप 16, 17 और 18। देखो, बहुत सारे एलिमेंट्स की हम लोगों ने बात कर की है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स की हम लोगों ने बात की है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, बड़ी सारी चीजें हम लोगों ने बात की है बच्चों ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स की। आज इस लेक्चर में जो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट इंटर हैलोजेंस कंपाउंड। अब आज ये लेक्चर एक आप कह सकते हो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस कंपाउंड के लिए, जहां पे हम लोग समझेंगे कि आखिरकार इंटर हैलोजन कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, किस क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी। ठीक है, कैसे आप इनको रिप्रेजेंट करोगे, कितने क्लासिफिकेशंस हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, समझ रहे हो, इनका नेमिंग कैसे किया जाएगा, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग इस भाई साहब के ऊपर थोड़ी सी स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इसके पहले बच्चों हम लोग एक कंपाउंड ले रहे थे, मान लो क्लोरीन ले रहे थे। सही है, तो क्लोरीन के बारे में थोड़ा 1-2 पॉइंट पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधा उसके प्रिपरेशन के ऊपर या फिर डायरेक्ट उसके केमिकल रिएक्शन के ऊपर चले जा रहे थे, तो आराम से एक लेक्चर के अंदर एक आपका प्रॉपर्टी खत्म हो जा रहा था। पर अगर मैं इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात करूं, तो मैं डायरेक्टली आपको कंपाउंड्स नहीं बता सकता। मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि मान लो ये ClF3, ये लो बच्चों ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। अब भाई ये है क्या ये कंपाउंड, बिकॉज दिस इज न्यू फॉर यू ना, आप लोग के लिए नई चीज है। इसके पहले आप लोगों ने इंटर हैलोजन ये शब्द नहीं सुना है। सही है, तो आखिरकार ये है क्या, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, कैसे नेम करोगे आप कंपाउंड्स को, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं, ओके, वो हम लोग स्टडी करेंगे। एक्चुअली में वही देखेंगे कि हम लोग एक्चुअल में कंपाउंड है क्या। समझ में आई बात। ठीक है, मेरा एक और रिकमेंडेशन है बच्चों आप लोगों के लिए कि आपको आपके एग्जाम्स के डेट्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, इस बार बहुत अर्ली एग्जाम हो रहा है, वैसे भी फेब के शुरू में ही एग्जाम हो रहा है, स्टार्टिंग ऑफ फेब में आपके एग्जाम्स है 12th स्टैंडर्ड के ना। तो मेरा आपसे एक यही दरख्वास्त रहेगा बच्चों कि अपनी जो भी स्टडी है, जो भी आपका पढ़ना है, वो एंड के लिए बिल्कुल भी मत छोड़ो। ठीक है, क्योंकि एंड के समय आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, एंड के टाइम पे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा बच्चों पढ़ने के लिए। समझ रहे हो, क्योंकि उस समय आपके प्री बोर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं। ठीक है, आपके प्रीलिम्स के एग्जाम होंगे, आपके यू कैन से प्रैक्टिकल्स होगा, फिर प्रैक्टिकल्स के बाद आपको जनरल्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, इंटरनल असाइनमेंट्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उस समय होंगी जिस समय आप पढ़ बिल्कुल भी नहीं पाओगे। कॉलेज में आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा, कॉलेज में आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, समझ रहे हो। तो उस समय उस समय बच्चों आपको पढ़ने का मौका इतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला। ये मेरे शब्द हैं, मेरी भविष्यवाणी कह लो। ठीक है, क्योंकि हम भी उसी फेज से गुजरे हुए। सही है, तो उस समय आपको इतना पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों कि अभी आपके पास जितना भी टाइम है उसमें पढ़ाई करो। ठीक है, अभी जो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं उसे थोड़ा कम सेलिब्रेट करो, कम जाओ बाहर खेलने के दोस्तों के साथ, मत ही जाओ मैं तो कहता हूँ। ठीक है, फोन्स का यूज़ थोड़ा कम कर दो, इन द सेंस मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए यूज़ करो, बाकी चीज़ों के लिए, गेम्स खेलने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, उस सब में यूज़ मत करो, वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये समय बहुत ही क्रूशल समय आप लोग के लिए। ठीक है, अगर आपने इस समय पढ़ाई की तो ही आपका 12th स्टैंडर्ड का जो मार्क्स है ना, जो बोर्ड का रिजल्ट आएगा ना, वो बेटर होगा। क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि चलो जनवरी में पढ़ा जाएगा, फरवरी में बोर्ड दे देंगे, नहीं होगा, होता ही नहीं है। ठीक है, किसी से भी नहीं होता। एंड मोमेंट पे पढ़ाई नहीं होती, एंड मोमेंट पे सिर्फ रिवीजन होता है।
समझ रहे हो? या फिर कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि एग्जाम के डेट्स के बीच में जो गैप्स रहते हैं, ठीक है, आज मैं एग्जाम दे के आऊँ, चलो 2 दिन छुट्टी है, परसों 2 दिन बाद एग्जाम है, तो आप सोचोगे यार उस 2 दिन में हम लोग पढ़ लेंगे, नहीं होता। उस 2 दिन में आप कोई भी नई चीज उठाकर नहीं पढ़ पाओगे बच्चों, समझ रहे हो? तो उस समय आप लोग को यू कैन से आप लोग को सिर्फ रिवीजन करना है, पढ़ना नहीं है। उस समय कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, नई चीज पढ़ने जाओगे पुरानी चीज भूल जाओगे। सो मेरा कहना यही है बच्चों कि रिवीजन करने वाला समय वो है, अभी समय है पढ़ने का। दिस इज द यू कैन से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 महीने रह गए, आपके पास 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने आपके पास रह गए बच्चों। तो इस टाइम को यूटिलाइज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो, जितना हो सकता है उतना यूटिलाइज करो। एग्जाम मतलब बहुत ही पहले हो रही है आप लोग की, मोस्टली जो एग्जाम्स होती थी पहले वो लास्ट वीक ऑफ फेब में होता था, पर अभी फर्स्ट वीक ऑफ फेब में हो रहा है, सही है। तो आपके प्री बोर्ड्स भी पहले होंगे, प्रीलिम्स भी पहले होगा, प्रैक्टिकल भी पहले होगा, तो समय बिल्कुल भी नहीं है, कहने का तात्पर्य यही है मेरा, ठीक है। तो समय नहीं है, पढ़ना है, फोकस करो, अच्छे से फोकस करो, ठीक है। बाकी टेंशन बिल्कुल ही मतलब बच्चों, मेरे तरफ से बायोलॉजी आपका पूरा क्लियर है। केमिस्ट्री के सिर्फ 2-4 लेसन बचे हुए हैं, 4 भी नहीं बचे होंगे, 3 लेसन बचे होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सब मैंने कवर करा दिए हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स संजीव सर ने पूरा पढ़ा दिया है, मैथ्स नौशाद सर ने पूरा पढ़ा दिया है, बायोलॉजी मैंने पढ़ाया था आप लोग को। तो आप लोग के लिए सिलेबस सब कुछ कंप्लीटेड है, सब कुछ आप लोग के लिए दिया गया है, सही है। कोई डाउट होते हैं तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हो, सही बात है। अगर नहीं है तो आ जाओ, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, पूछ सकते हो बच्चों, कोई भी डाउट है अगर आपको, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने टाइम लेकर आप लोग को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया है। बाकी इस लेक्चर को शुरू करते हैं, मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, समझ में आई बात, ठीक है। एक बड़ा भाई होने के नाते बोल रहा हूँ आप लोग को, चलेगा बच्चों, ठीक है। सो शुरू करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर हैलोजेंस के बारे में। दिस इज लेक्चर नंबर 17। बहुत सारे लेक्चर्स बन चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा खत्म, हो जाएगा, 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड की, आ जाओ ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप वीडियो को स्पीड अप भी कर सकते हो 1.5 या फिर 1.75 की स्पीड में, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। चलो बात करते हैं बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड की। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग लिखोगे, दैट इंटर हैलोजन कंपाउंड, जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है ना बच्चों, इट इज एन बाइनरी कंपाउंड। क्या है ये एक बाइनरी कंपाउंड है। यू कैन से इट इज अ बाइनरी कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 अलग अलग एलिमेंट्स आकर मिलेंगे। कंपाउंड मतलब क्या होता है बच्चों? जहां पर 2 अलग अलग एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स आकर मिलते हैं, उसे आप कहोगे कंपाउंड, सही बात है ना। तो ये है बच्चों बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मतलब क्या? जहां पर 2 अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट आकर मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। और ये क्या है बच्चों? बाइनरी कंपाउंड्स। बात समझ में आ गई? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सुनो, अगर हैलोजेंस, ध्यान से सुनेंगे, अगर हैलोजेंस बच्चों रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हैलोजेंस आपके हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो बच्चों क्या बनता है? रिजल्ट क्या बनता है बताओ? रिजल्ट बनता है बच्चों आपका हैलोजन हैलाइड, हैलोजन हैलाइड, सही बात है। या फिर हाइड्रोजन हैलाइड, हैलोजन हैलाइड नहीं, हाइड्रोजन हैलाइड कहोगे आप, सॉरी, हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन है, मैंने यहाँ पे एक हैलोजन डाल दिया Cl, तो क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। यानी ये क्या है बच्चों? आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड आप कह सकते हो उसे, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों नाम सेम है। अगर बच्चों अगर आपका हैलोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ये सिर्फ मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर आपका हैलोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑक्सी हैलाइड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम ऑक्सी हैलाइड कहते हैं। क्या बोला मैंने? समझा? मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर हैलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन हैलाइड, अगर हैलोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो इसे हम लोग ऑक्सी हैलाइड कहते हैं। पर बच्चों अगर आपका हैलोजन के साथ ही रिएक्ट करे, तो अगर आपका हैलोजन के साथ ही रिएक्ट करे और अगर दोनों हैलोजन डिफरेंट हो, दोनों हैलोजन सेम नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्लोरीन है तो ये कोई दूसरा होना चाहिए, फ्लोरीन हो सकता है।
समझ रहे हो, अगर ये आयोडीन है तो ये क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा। समझ रहे हो, अगर हैलोजन हैलोजन रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों हैलोजन डिफरेंट है, केस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि दोनों हैलोजन क्या है, डिफरेंट है। सो ऐसे कंपाउंड को आप कहोगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। समझ रहे हो, ऐसे कंपाउंड को आप कहोगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या होगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड एक बाइनरी कंपाउंड है, मतलब जहां पर दो अलग अलग एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं उसे हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। सो इंटर हैलोजन भी इट इज अ टाइप ऑफ अ बाइनरी कंपाउंड। बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया, फर्स्ट एग्जांपल दिया, क्या दिया बच्चों, अगर हैलोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो वो हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HCl, HBr। समझ में ये बात। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया बच्चों, अगर आपका हैलोजन जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ, अगर आपका हैलोजन जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाता है ऑक्सी हैलाइड। वो क्या बनाता है, ऑक्सी हैलाइड। वहीं मैंने आपको थर्ड और जो हमारा मेन टॉपिक है वो मैंने आपको क्या बताया कि अगर हैलोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करे, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करे, के क्राइटेरिया क्या है, दोनों हैलोजन होने चाहिए डिफरेंट। अगर सेम सेम हैलोजन हो गया तो भैया वो एलिमेंट ही है ना। जैसे मान लो Cl2 तो Cl2 क्या है, क्लोरीन का एलिमेंट है ना, Cl दो सेम हैलोजन आ गए। तो ये वाला केस नहीं, ये वाला केस हम क्या कंसिडर नहीं करते। हम कंसिडर करते हैं बच्चों कि दोनों हैलोजन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। दोनों हैलोजन क्या होने चाहिए बच्चों, डिफरेंट होने चाहिए। अब कौन सा क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर के अंदर, पर अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि दोनों हैलोजन डिफरेंट होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, इंटर हैलोजन कंपाउंड। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज द इंटर हैलोजन कंपाउंड, इसी को हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। आ जाओ इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड, द कंपाउंड formed by the combination of different halogen are called as interhalogen compound, interhalogen कंपाउंड। तो डेफिनेशन समझ में आ गया बच्चों। मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीके से कोई आपको समझा सकता है, ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। समझ में आ गया क्या लिखा है मैंने, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय, एक ऐसा कंपाउंड जो कि बनता है किससे, कॉम्बिनेशन से, मतलब दो चीज का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन कह लो आप, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन बच्चों, टू डिफरेंट, या फिर आप कह सकते हो टू और मोर डिफरेंट हैलोजन। ये डिफरेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अलग अलग हैलोजन्स जुड़कर ही क्या बनाते हैं बच्चों, इंटर हैलोजन कंपाउंड। देखो इंटर का मतलब ही यही है, इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग चीजें जब आपस में जुड़ती हैं, एक साथ आती हैं, तो उसे आप इंटर कहते हो। सही बात है ना, ठीक है। वैसे दो वर्ड होते हैं, एक इंटर एक इंट्रा, ठीक है। इंट्रा मतलब सेम सेम चीजें साथ में आ रही तो इंट्रा, दो अलग अलग चीजें साथ में आ रही तो इंटर। समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज द इंटर हैलोजन। नाउ हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट, कैसे आप इस कंपाउंड को, रुक जाओ, कैसे बच्चों आप इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करोगे, जरा बताओ। हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस कंपाउंड, आप इसको रिप्रेजेंट करोगे बच्चों x डैश n, कुछ इस तरीके से आप यहां पर रिप्रेजेंट करोगे, कुछ इस तरीके से आप यहां पर रिप्रेजेंट करोगे। आप सभी को पता है बच्चों कि जितने भी हैलोजेंस हैं उन्हें हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से हैलोजन है बच्चों हमारे पास, हमारे पास है फ्लोरीन, हमारे पास है क्लोरीन, हमारे पास है ब्रोमीन, हमारे पास है आयोडीन, हमारे पास है एस्टाटीन। सही बात है, इतने हैलोजेंस हम लोग ने देखे हैं ना।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, जिसमें से एस्टाटीन को हम लोग स्टडी नहीं करते बिकॉज इट इज अन रेडियो एक्टिव, ये बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है, तो इसको इस लेवल पे हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इस 4 भाइयों को स्टडी करते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं बच्चों? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या बोला कि दो अलग अलग, मतलब दो या दो से ज्यादा अलग अलग जब हैलोजन साथ में मिलेंगे उसे ही हम इंटर हैलोजन कंपाउंड कहेंगे। सही बात है। तो यहां पे एक आपका एक्स एक हैलोजन है और दूसरा एक्स डिफरेंट है, जिसको मैंने शो किया है एक्स डैश से। एक्स डैश मतलब क्या है? अलग। वो सेम ये नहीं, अगर मैंने दोनों को एक्स एक्स लिख देता तो दोनों सेम हो जाते ना, लेकिन ये क्या है बच्चों? अलग है। दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। और यहां पे एन मैंने लगाया बच्चों, एन कैन बी नंबर ऑफ हैलोजन। ये जो हैलोजन है ये कितने भी नंबर हो सकते हैं। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई हैं? अब इसके आगे भी और हम लोग बढ़ेंगे, टेंशन मत लो, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, पर क्या आपको इतनी बातें समझ में आई हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है? जरा कमेंट करके बताना मुझे, समझ में आ गया क्या क्या मैंने समझाया बच्चों आप लोग को? इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब क्या होता है समझ में आ गया? मैंने हैलोजन हैलोजन दो अलग अलग हैं, जब साथ में आएंगे तो इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। यही चीज मैंने डेफिनेशन में भी आपको बता दी। ज्यादा कुछ मैंने अब तक आपको सिखाया नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज सिखाई है बच्चों कि द कंपाउंड फॉर्म, एक ऐसा कंपाउंड जो कि बनता है कॉम्बिनेशन से। किसके कॉम्बिनेशन से? डिफरेंट हैलोजन के कॉम्बिनेशन से, अलग अलग हैलोजन्स के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है, दैट कंपाउंड इज नथिंग बट अ इंटर हैलोजन कंपाउंड। किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे बच्चों? तो आप इसे रिप्रेजेंट करोगे एक्स एक्स डैश एन से। सही बात है, एक्स एक्स डैश। अब आपको बताना पड़ेगा बच्चों कि यहां पे x क्या है और x डैश क्या है। मैंने आपको सिखा तो दिया, कि x क्या है और x डैश क्या है। मैंने आपको बता दिया दोनों डिफरेंट है, पर आपको लिखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों x, ये वाला, ये भाई साहब क्या है? इट इज अ हायर हैलोजन एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये ऐसा हैलोजन होगा, ये जो पहला वाला एक्स है ना, पहला वाला कंपाउंड है ना, ये ऐसा हैलोजन होगा विच हैव हायर एटॉमिक स्ट्रक्चर, यू कैन से, ठीक है, यू कैन से हायर हैलोजन, एंड लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी भाई साहब की, इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम चाहिए इसको, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की यू कैन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। वही बच्चों जो आपका एक्स डैश है, जो दूसरा वाला हैलोजन है, दिस, ये वाला, ठीक है, ये वाला हैलोजन है, इट इज द लोअर हैलोजन, and higher electron affinity, or you can say higher electronegativity, समझ में आई बात? बताओ जरा, है बच्चों समझ में आ गया? ठीक है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट था क्या? नहीं, मैंने आपको इतनी चीजें समझा दी, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट मेरे हिसाब से नहीं है। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है बच्चों कि ये वाला जो पहला वाला हैलोजन है वो हमेशा बड़ा हैलोजन होगा। वो हमेशा क्या होगा? बड़ा हैलोजन होगा। जैसे मान लो ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऐसे हैलोजन्स होंगे। ठीक है, क्लोरीन भी हो सकता है, पर फ्लोरीन कभी नहीं होगा क्योंकि ये सबसे छोटा हो गया। समझ रहे हो? और इसके जो बाजू में भाई साहब होंगे, जो एक्स डैश होगा बच्चों, बाजू वाला, वो हमेशा लोअर हैलोजन होगा एज कंपेयर टू दिस। इसके कंपैरिजन में ये वाला हमेशा लोअर होगा। जैसे अगर मान लो यहां पे मैंने क्लोरीन रख दिया, तो यहां पर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है फ्लोरीन का, यहां पे फ्लोरीन ही आएगा, क्लोरीन तो आ नहीं सकता क्योंकि दो डिफरेंट हैलोजन होने चाहिए। सही बात है, तो यहां पर आएंगे फ्लोरीन भाई साहब। अगर मान लो बच्चों यहां पे मैंने ब्रोमीन रख दिया तो यहां पे क्लोरीन भी आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है। सिमिलरली अगर यहां पे मैंने आयोडीन रख दिया तो यहां पे फ्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है और ब्रोमीन भी आ सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन है पर कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नोट करो, मैं आप लोगों से बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया बच्चों? ओके, मैं थोड़ा सा ये वाला साइड मिटा रहा हूं ताकि मुझे आपको कुछ चीजें बता सकूं।
ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, हमारे पास कितने हैलोजन हैं, हमारे पास कितने हैलोजन है बच्चों, 4 हैलोजन है, सही बात है। कौन कौन से, मतलब 4 हम लोग पढ़ते हैं, एक आपका फ्लोरीन है, एक आपका क्लोरीन है, एक आपका ब्रोमीन है और एक आपका आयोडीन है। एस्टाटीन भी है पर हम लोग स्टडी नहीं करते, ठीक है। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये बड़ा वाला जो पहला वाला एक्स है ना, अगर ये पहला वाला एक्स क्लोरीन है, अगर ये पहला वाला एक्स बच्चों क्या है, क्लोरीन है, फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, दूसरा कलर यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल पहला वाला अगर एक्स क्या है, क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन के साथ, बिकॉज क्लोरीन से लोअर फ्लोरीन ही है और ये हायर होना चाहिए, ये लोअर होना चाहिए। दिस इज द क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है बच्चों, ये चाहिए आप लोग को कि ये वाला बड़ा वाला जो है उससे ये छोटा होना चाहिए। तो अगर फ्लोरीन एज अ बिग कंपाउंड है तो यहां पे हमेशा क्या आएगा, फ्लोरीन। अगर मान लो ब्रोमीन इज अ बिग कंपाउंड, अगर ब्रोमीन बड़ा कंपाउंड है बच्चों, तो ब्रोमीन या तो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा या तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, उससे छोटे, समझ रहे हो। ब्रोमीन या तो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा, या तो क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा। ब्रोमीन कंपाउंड नहीं बनाएंगे, दोनों चेंज होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, हमेशा याद रखना है, दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए, सही बात है। और अलग इन द सेंस क्या, कि पहला वाला बड़ा कंपाउंड, दूसरा वाला छोटा कंपाउंड, पहला वाला बड़ा कंपाउंड, दूसरा वाला छोटा कंपाउंड। ये जो पहला एक्स है ये हायर हैलोजन होना चाहिए और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमेशा इसकी नेगेटिविटी कम होती है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पता है ना, ठीक है। तो अगर ब्रोमीन होगा बच्चों तो ब्रोमीन सिर्फ फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा और किसी से बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर वहीं पे बच्चों आयोडीन है तो, अगर आयोडीन है तो आयोडीन फ्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है, क्लोरीन के साथ भी कंपाउंड बना सकता है और ब्रोमीन के साथ भी कंपाउंड बना सकता है, समझ में ये बात, ठीक है। तो फ्लोरीन क्लोरीन के साथ, आयोडीन फ्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, आयोडीन क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, आयोडीन ब्रोमीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज आयोडीन से सारे लोअर है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब इससे नीचे एस्टाटीन ही आता है, तो एस्टाटीन हम लोग स्टडी नहीं करते, तो इतने ही कंपाउंड्स हम लोग स्टडी करेंगे, इससे ज्यादा कोई कंपाउंड नहीं होगा। अब खेल यही होगा कि इसका नंबर कितना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे n लिखा है ना, यहाँ पे बच्चों देख रहे हो, ये ध्यान दिया आप लोगों ने, ध्यान दिया कि नहीं दिया, यहाँ पे बच्चों मैंने n लिखा है, मतलब जो छोटे वाले हैलोजेंस होंगे उनका नंबर चेंज होगा, उनका नंबर बच्चों अलग अलग हो सकता है। क्या क्या हो सकता है बच्चों, जो आपका n है, जो आपका n है, दिस n कैन बी 1, दिस n कैन बी 3, दिस n कैन बी 5 और दिस n कैन बी 7। ऑड नंबर, हमेशा हम लोग इसे ऑड नंबर ही लेंगे, हमेशा हम लोग क्या लेंगे बच्चों, ऑड नंबर लेंगे, समझ में आई बात, हमेशा हम लोग क्या लेंगे बच्चों, ऑड नंबर ही लेंगे, सही है। तो n कैन बी 1, n कैन बी 3, n कैन बी 5 और n कैन बी 7। इसी के बेसिस पे टोटल 4 प्रकार के, 4 अलग अलग ये हैं क्लासिफिकेशंस होते हैं बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड के। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हो जाता हूं साइड में, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है बच्चों कि जब भी आप मेरी वीडियोस देखो, जब भी आप मेरी वीडियोस देखो तो हमेशा एक बुक और एक पेन लेकर बैठा करो, ओके, डन है, समझ में आ गया, बड़े आगे ये समझ में आ गया बच्चों। आई होप मैंने आप लोगों को बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। ओके, लेट्स मूव। अगला है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ इंटर हैलोजेंस। इंटर हैलोजेंस के क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया, क्लास इंटर हैलोजेंस को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x डैश n, ठीक है, x डैश n, जहां पे आपका n क्या हो सकता है, n कैन बी 1, 2 नहीं, n can be 3, n can be 5 and n can be 7. So on the basis of that there are 4 different types of classification. यहाँ पे 4 अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला है बच्चों x डैश 1। अगर आप इस 1 को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। दूसरा है बच्चों x डैश 3,
तीसरा है x x dash 5, okay, and the last one is x x dash 7. ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट था? बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, देखो कुछ भी नहीं है, देखिए ज़रा ध्यान से क्या था, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया बच्चों कि जो क्लासिफिकेशन है, जो इंटर हैलोजेंस है उनको इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करोगे, सही बात है, x x डैश n, जहां पे n क्या हो सकता है, इट कैन बी 1, इट कैन बी 3, इट कैन बी 5, इट कैन बी 7. 7 से आगे हम लोग नहीं पढ़ते, आपके सिलेबस में सिर्फ 7 तक ही पढ़ना है हम लोग को, 7 तक, ठीक है. तो इसी के बेसिस पे मैंने 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर दिए इंटर हैलोजेंस की. सबसे पहला बच्चों जो आपका ये वाला x डैश है, मतलब जो छोटा वाला हैलोजन है वो 1 होगा, दूसरे में 3 होगा, उसके में 5 होगा और इसके में 7 होगा, ठीक है. इसके एग्जाम्पल देख लो, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बच्चों. अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के साथ सिर्फ कौन लग सकता है, फ्लोरीन, ClF. यहाँ पे 1 लगाना है 1 लगा दो, नहीं लगाना नहीं लगाओ, कोई बात नहीं ना, क्योंकि 1 लगाओ मतलब 1 है. अगर मैं मान लो ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन F या फिर ब्रोमीन Cl, ओके. अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो IF, आयोडीन क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं और आयोडीन ब्रोमीन के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं. सो ऐसे कंपाउंड्स पॉसिबल है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड. और यहाँ पे अगर एक ही आप कह सकते हो एक ही हैलोजन लगा हुआ है इस साइड पे, तो वो क्या होगा बच्चों, आपका x x डैश 1 वाला कंपाउंड, ठीक है. और हमेशा आपको याद रखना है बच्चों कि ये वाला जो लेफ्ट वाला आपका जो हैलोजन है वो हमेशा बड़ा होगा और राइट वाला हैलोजन हमेशा छोटा होगा, ठीक है. हमेशा ध्यान में रखना है, और दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते. समझ में आई क्या बात, समझ में आई क्या बात बच्चों, ठीक है, समझ में आई बात, ओके. इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके भी वही एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों, ClF3, सही बात है. मान लो BrCl3, ऐसा हो सकता है IBr3, समझ लो, ICl3 भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है, बस ये हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, दिस इज द पॉसिबिलिटी. इसका क्या हो सकता है बच्चों, ClF5, ठीक है, ClF5, और क्या हो सकता है IF5, ICl5, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. और अगर मैं x x डैश 7 की बात करूं तो प्रोबेबली एक ही कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं, दैट इज IF7. ज्यादातर हम लोग इसी कंपाउंड को स्टडी करेंगे हमारे इस चैप्टर में, इस स्टैंडर्ड में. समझ में आ गया क्या आप लोग को, मेरे को बताओ, इतनी चीजें क्लियर होइएगा, मेरे को बताओ. बहुत आसान था, मेरे को नहीं लग रहा है इसमें कुछ डिफिकल्ट है, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि शायद मैं आपको नहीं समझा पाया हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बेस्ट तरीके से समझाया बच्चों. क्लासिफिकेशन की मैंने बात की, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन जहां पे n कैन बी 1, 3, 5, 7. n जो है जिसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है. अगर n 1 होगा तो दिस इज द कंपाउंड, जहां पे ऐसे ऐसे कंपाउंड्स आपको मिलेंगे. अगर n की वैल्यू 3 होगी तो ऐसे कंपाउंड्स आप स्टडी करोगे. अगर n की वैल्यू 5 होगी तो ऐसे कंपाउंड्स आपको स्टडी करने मिलेंगे. और अगर n की वैल्यू 7 होगी तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स आपको स्टडी करने मिलेंगे. इसके आगे 9, 11 नहीं जाना है हम लोग को सिर्फ यहीं तक स्टडी करना है हमारे इस सिलेबस में. तो बच्चों प्लीज इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम बढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर की तरफ, ठीक है, चलेगा, ओके ओके, चले, हो गया है, डन है, चलो. समझ में आ गया ना आप लोग को, समझ में आ गया ना, एक बार मुझे बताना कमेंट करिए. ओके, अगला है बच्चों नॉमेनक्लेचर, नामकरण, कि आखिरकार इन कंपाउंड्स का नामकरण क्या कैसे किया गया. अब देखो नामकरण इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, पहली बात नॉमेनक्लेचर पर. इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पढ़ोगे नहीं, ये कहाँ काम आएगा, जब आप रिएक्शन करोगे ना, रिएक्शन, जब आप रिएक्शंस लिखोगे कि आपका A गिव प्लस B गिव C, जब रिएक्शन करोगे ना तो इस A का नाम आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, B का नाम आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, C का नाम यहाँ आपको लिखना पड़ेगा. अगर आप ये नेम्स नहीं लिखोगे तो आपके आधे मार्क्स कट हो जाएंगे, और कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स कट हो जाएगा.
समझ रहे हो? तो आधा मार्क्स, जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसका हाफ मार्क्स हमेशा नेमिंग के लिए होता है बच्चों। तो ये नोमेनक्लेचर रिएक्शन में काम आता है, ना कि आपको सेपरेट क्वेश्चन मिलेगा नोमेनक्लेचर के ऊपर। नोमेनक्लेचर के ऊपर आपको सेपरेट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि भैया ये कंपाउंड है इसका नाम लिखो, ये कंपाउंड है इसका नाम लिखो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पर हाँ, अगर रिएक्शंस आए और रिएक्शन अगर आप सॉल्व कर रहे हो उसके नीचे उसका नामकरण करना पड़ेगा। और बहुत आसान भी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो सिखाता हूँ, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान नोमेनक्लेचर है बच्चों इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का। ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एक्स एक्स डैश एन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे आपका x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। x कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो जो बच्चों सबसे पहला वाला x है इसका नाम आप नॉर्मल नाम लिखोगे। नॉर्मल इन द सेंस आप जो इसका पहला वाला नाम है, पहला वाला अक्षर है, ये जो फर्स्ट वाला x है ना बच्चों, फर्स्ट वाला x ये वाला, इसका नाम आप लिखोगे नॉर्मल। नॉर्मल इन द सेंस आप लिखोगे, जैसे मान लो अगर फ्लोरीन, यहां पे लिख देता हूं मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन फॉर एग्जांपल। यहां पे आपका पहला x फ्लोरीन है, वैसे फ्लोरीन होगा नहीं कभी भी, फिर भी फॉर एन एग्जांपल अगर आपका पहला x फ्लोरीन है तो आप इसका नॉर्मल नाम लिखोगे फ्लोरीन इसका। ठीक है, क्लोरीन, अगर क्लोरीन Cl है तो क्या लिखोगे बच्चों आप? क्लोरीन। ठीक है, Br है तो ब्रोमीन, और आयोडीन है तो आयोडीन। समझ में आ गया? ये बहुत आसान था, ये बहुत आसान हो गया। ठीक है, x का जो है, जो भी वैल्यू बच्चों x की है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, उसे आप एज इट इज लिखोगे। उसे आप कैसे लिखोगे? एज इट इज लिखोगे। ठीक है, ओके। ये जो पीछे वाला x है, ये वाला जो x है, यहां पे होती है थोड़ी सी कहानी इंटरेस्टिंग। ये वाला जो x है ना बच्चों, यहां पर आप यूज करते हो फ्लोराइड ब्रोमाइड वाले टर्म्स। हम लोग लिखते हैं ना हाइड्रोजन क्लोराइड, समझ रहे हो? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड। तो जो ब्रोमाइड फ्लोराइड वाले टर्म है ना, वो हम लोग इस वाले x के लिए यूज करेंगे, इस वाले हैलोजन के लिए यूज करेंगे। समझ में आई बात? तो फॉर एन एग्जांपल यहां पे मैंने लिख दिया, इस वाले x को कैसे लिखेंगे बच्चों? अगर F रहेगा तो फ्लोराइड, ठीक है, अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड, अगर ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड। समझ में आई बात? और अगर आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड। समझ में आई बात? पर इस वाले हैलोजन पे ज्यादातर आयोडाइड देखने के लिए नहीं मिलता। कोई बात नहीं, चलो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि इसका नाम कैसे देना है और इसका नाम कैसे देना है। जो ये वाला x है इसको नॉर्मल नाम देना है बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बहुत आसान। जो ये वाला x है इसको नाम कैसे देना है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो n की वैल्यू मान लो 1 हो गई, 2 हो गई, 2 नहीं होती, 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई या फिर 7 हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो 3 हो गई, 1 से शुरू करते ना। अगर मान लो 1 आपका ये है n का वैल्यू है, अगर 3 n का वैल्यू है, अगर 5 n का वैल्यू है, अगर 7 n का वैल्यू है, तो इसमें आपको इन दोनों के बीच में एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट वर्ड इज, जैसे अगर 1 है तो आपको यूज करना है बच्चों मोनो, ऐसे। समझ रहे हो? ये लगाने की जरूरत नहीं है, मोनो इसके साथ यूज करना है। अगर 3 है तो आपको यूज करना है बच्चों ट्राई। अगर 5 है तो आपको यूज करना है वर्ड पेंटा। अगर 7 है तो आपको यूज करना है वर्ड हेप्टा। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? ठीक है, समझ में आया कैसे क्या मैंने बोला? अगर ये वाला x होगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी देखो इतना समझ लो, जब एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, टेंशन मत लो। अभी इतना समझो कि जब ये वाला x रहेगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरीके से आपको नाम देना है। अगर ये वाला x लिखोगे आप तो इसको फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ इस तरीके से आप नेम दोगे। और जो n का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो ट्राई, 3 रहेगा, 2 नहीं रहता, आई एम सो सॉरी, 3 रहेगा तो ट्राई, 5 रहेगा तो पेंटा और 7 रहेगा तो हेप्टा। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट नहीं, इसको नोट करो बच्चों, फटाक से नोट करो, फटाक से नोट होना चाहिए। ओके, ये जल्दी से फटाक से नोट हो जाना चाहिए। कर लिया? वीडियो पॉज करके कर लिया? ऐसा मत सोचो कि सर
इतना जल्दी थोड़ी होता है नोट। अरे वीडियो को पॉज किया करो, ये कोई लाइव सेशन थोड़ी चल रहा, ठीक है? तो वीडियो को पॉज करके नोट करा करो, लिखा करो, ये सारी चीज़ें लिखा करो। लिख लिया ना? ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल लूंगा तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। जाओ, एग्जाम्पल्स लूंगा ना तो बेटर तरीके से आपको समझेगा। फॉर एग्जाम्पल ClF3, बताओ इसका नाम कैसे दिया जाएगा, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? सबसे पहले मैंने आपको बोला है बच्चों, जो पहला X है उसके लिए नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, क्लोरीन लिखेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बच्चों क्लोरीन, सही बात है। बीच में हम लोग क्या डालते हैं? मोनो है, ट्राई है, पेंटा है, ठीक है? तो यहां पे बच्चों कितना n का वैल्यू क्या है? 3। तो हम लोग यहां पे क्या डालेंगे बच्चों? ट्राई। यहां पे हम लोग क्या डालेंगे? ट्राई। और ये क्या है बच्चों? F। दूसरा हैलोजन क्या है? F। और जो इस वाला हैलोजन है इसके लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं? फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, सही बात है। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? ट्राई फ्लोराइड। दिस इज द नेम, ऐसा नेम देना है। क्या डिफिकल्ट है बच्चों? क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ये इसका नाम है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता 1, या फिर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कंपाउंड आपको मिलता ClF, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता? इसको नाम देते हैं आप बच्चों क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। क्या कोई डिफिकल्टी है? बताओ जरा। अगर मान लो कंपाउंड होता BrCl5, अच्छे से लिखता हूं, रुको, BrCl5, तो बताओ क्या होगा इसका नाम? इसका नाम होगा ब्रोमीन पेंटाक्लोराइड। इसका नाम क्या होगा बच्चों? ब्रोमीन, बिकॉज दिस इज Br, पहला वाला हैलोजन, तो ब्रोमीन पेंटाक्लोराइड। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंपाउंड होता तो IF7, मान लो ऐसा कंपाउंड होता तो इसका नाम क्या दोगे बच्चों? आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, सही है। अब मुझे नहीं लग रहा आपको नहीं आ रहा होगा, अब आप तो आ रहा होगा ना, अब तो बहुत आसान हो गया होगा, ठीक है? मान लो एक और एग्जांपल ले लो, क्या लोगे? ICl5, कैसे लिखोगे इसका नाम? इसका नाम लिखोगे बच्चों आप आयोडीन पेंटाक्लोराइड। समझ में आई बात? ठीक है। तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान में रखना है बच्चों, हमेशा कि जो पहला वाला हैलोजन है उसका नॉर्मल नाम, ठीक है, और जो दूसरा वाला हैलोजन है उसका आइड वाला नाम, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और बीच में हमेशा आपको मेंशन करना है n का वैल्यू। n का वैल्यू 1 होगा तो मोनो, 3 होगा तो ट्राई, 5 होगा तो पेंटा, और 7 होगा तो हेप्टा। दिस इज द जनरल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, एक और ले ले, एक और ले ले, और क्या दे रहे हैं? BrCl, ये लिया क्या मैंने? नहीं, BrCl। क्या नाम होगा बच्चों इसका? ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन मोनो क्लोराइड। दिस इज द नेम। इतना आसान है। बताओ क्या इसमें कुछ डिफिकल्टीज थी? बताइए जरा, क्या इसमें कुछ डिफिकल्टीज थी? नहीं बच्चों, ये बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। तो इस तरीके से बच्चों आपको नॉमेनक्लेचर करना है। अब मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी अगर आप रिएक्शन पढ़ोगे जहां पे A + B C दे रहा होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक दे दिया कि Cl2 + F2 आगे चल के ClF3 बना रहे, ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया, ठीक है, तो इसके नीचे आप नाम लिख लोगे, दिस इज द क्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन, और इसका नाम क्या होगा? बिकॉज दिस इज नॉट इंटर हैलोजन कंपाउंड बट दिस इज एन इंटर हैलोजन कंपाउंड, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। दिस इज द नेम ऑफ दिस। समझ रहे हो? तो हमेशा रिएक्शन लिखोगे तो हमेशा उसके नीचे उसका नाम आपको लिखना है, हमेशा उसके नीचे आपको उसका नाम लिखना है, और नामकरण किस तरीके से करना है? तो इस तरीके से करना है।
जो ये वाला X है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एज ए यूज करेंगे, यहाँ पे ये वाला नहीं यूज होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा राइट साइड में ही आपको देखने के लिए मिलेगा, लेफ्ट साइड में आपको ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलेगा, और आयोडीन आपको हमेशा लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगा, राइट साइड में नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि हमेशा लेफ्ट वाला बड़ा होगा और राइट वाला छोटा होगा, सही बात है। और जो आपका N है, N का वैल्यू, N का नंबर हमेशा मिडल में आपको लिखना है, बीच में आपको लिखना है कि मोनो है कि ट्राई है कि पेंटा है कि हेप्टा है, समझ रहे हो। अब ये नाम मत लिख देना कि फ्लोराइन, फ्लोरीन मोनोफ्लोराइड, क्लोरीन मोनोक्लोराइड, क्योंकि हमेशा साथ साथ में कोई नहीं आता, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, ठीक है। और हमेशा ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, ये मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी सिखाया है कि क्लोरीन हमेशा फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन हमेशा फ्लोरीन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, आयोडीन हमेशा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा कि फ्लोरीन को किस तरीके से लिखना है, ब्रोमीन को, इस वाले हैलोजन को किस तरीके से लिखना है, और जो आपका N का वैल्यू है वो किस तरीके से आपको यहाँ पर नोट करना है, सही बात है। ये आपने लिख ही लिया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट। समझ में आ गया? हाँ बच्चों, समझ में आ गया? ओके ओके, समझ में आ गया। चलो आगे बात करें, आगे बात करें बच्चों, ठीक है, लेट्स मूव। ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? ऑफ इंटर हैलोजन, ऑफ इंटर हैलोजन। कितने प्रकार के इंटर हैलोजन हैं बच्चों? अभी हमने पढ़ा X, X-1, X, X-3, X, X-5 और X, X-7। इतने प्रकार के आपके इंटर हैलोजन हैं। अब इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ही सिंपल है, देख लो, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले स्टेटमेंट में हमको यह बताया गया है बच्चों, द हैलोजन, कौन से हैलोजन की बात हो रही है यहाँ पे? हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों X डैश की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? X डैश की। द हैलोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट in odd number fashion, in odd number fashion, लिख लेना आगे, फैशन लिख लेना, ठीक है। क्या लिखा मैंने? द हैलोजन X डैश, कौन से हैलोजन की बात करी बच्चों? इस वाले हैलोजन की, इस वाले हैलोजन की, ठीक है। तो ये हमेशा किस फैशन में प्रेजेंट होगा? ये हमेशा किस फैशन में होगा बच्चों? ऑड नंबर के फैशन में होगा, जहां पर ये हो सकता है 1, ये हो सकता है 3, ये हो सकता है 5 और ये हो सकता है 7। आगे भी हो सकता है, पर हमें नहीं पढ़ना, हमें जितना पढ़ना है हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द जनरल पहला, सबसे पहला स्टेटमेंट, द हैलोजन X आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑड नंबर फैशन, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों? दूसरा स्टेटमेंट ये है, द टोटल नंबर ऑफ हैलोजन, टोटल नंबर, NO लिख देता हूं, पूरा लिख दूं, द टोटल नंबर ऑफ halogen in any interhalogen compound, in any interhalogen compound are always in even number, in even number fashion। क्या मतलब है बच्चों इसका? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी इंटर हैलोजन के सारे हैलोजन को कैलकुलेट करोगे, सारे हैलोजन को टोटल करोगे, चाहे ये वाला X हो चाहे ये वाला X हो, जितने भी हैलोजन है, अगर हमेशा उनको दोनों को कैलकुलेट करोगे तो हमेशा वो किस फॉर्म में आएंगे? हमेशा बच्चों वो इवन नंबर में आएंगे। मतलब 2, 4 तो नहीं, 2 आएंगे, ठीक है, हाँ 4 ही आएगा, 4, 6 आएगा बच्चों, इधर 8 आएगा, इस फॉर्म में आएंगे हमेशा। कैसे? देखो, क्योंकि ये 1 है तो 1 + 1 2, ये 3 है तो 3 + 1 4, ये 5 है तो 5 + 1 6, ये 7 है, 7 + 1 8। समझ रहे हो? द टोटल नंबर ऑफ हैलोजन इन एनी इंटर हैलोजन कंपाउंड,
टोटल नंबर ऑफ हैलोजन किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में कितने होंगे, हमेशा इवन नंबर फैशन में होंगे, मतलब 2 4 8 6, 2 4 6 8, समझ लो इस फैशन में होंगे। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट, ये मार्क कर लो बच्चों, ये आता है कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। क्या है ये स्टेटमेंट? ये कहता है कि द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर ऑलवेज डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों कि अगर यहां पे कितने हैलोजन्स हैं, डबल है ना, 2 है 4 है 6 है 8 है, मतलब इवन नंबर में हैलोजन्स प्रेजेंट है। अगर इवन नंबर में हैलोजन्स प्रेजेंट होंगे तो उनका जो शेल होगा वो कभी भी अनपेयर्ड नहीं होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, पेयर्ड होगा। हमेशा जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पेयर्ड में प्रेजेंट होंगे। सही बात है, उनके जो शेल्स होंगे वो पेयर्ड में प्रेजेंट होंगे। और अगर वो पेयर्ड में प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो किस नेचर में है बच्चों, डायामैग्नेटिक नेचर दिखाता है। मतलब अगर उसको आप मैग्नेट में डालोगे तो वो रिपेल करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप इसको लेके जाओगे तो ये रिपल्शन दिखाता है। समझ में आ गया? मतलब हाँ भाई, समझ में आ गया। नॉट अ गुड रिपल्शन यार, हाँ रिपल्शन, हाँ ठीक, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो यहां से जो अगला स्टेप शुरू होता है बच्चों, देखो ये हो गया पूरा इंट्रोडक्शन। यहां जो अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है, जितना भी सिखाया है, वो हो गया बच्चों आपके इंटर हैलोजन्स का इंट्रोडक्शन, कि आखिरकार इंटर हैलोजन क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या है, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन में दोनों हैलोजन्स का मीनिंग क्या है, ठीक है, कौन सा हैलोजन किस हैलोजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा, ये हमने सीखा। फिर इनके टाइप्स क्या क्या है, कितने प्रकार के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है बच्चों, समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर हम देखा कि इनका नॉमेनक्लेचर, इनका नामकरण कैसे किया जाए, इंटर हैलोजन कंपाउंड का किस एक्स को किस तरीके से नेम किया जाए, यहाँ पे जो एन का नंबर है 1 1 3 5 6, उसको किस तरीके से इसमें फिट बैठा के बच्चों नॉमेनक्लेचर किया जाए। नॉमेनक्लेचर के हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे और अभी हमने स्टडी किया बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका मतलब है बच्चों कि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या स्टडी किया है, अबाउट कि व्हाट इज इंटर हैलोजन। अब इसके आगे हमें स्टडी करना है हमारा मेन पार्ट, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि आखिरकार किस तरीके से आपको इंटर हैलोजन्स को प्रिपेयर करना है। 3 अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मेशन है, इंटर हैलोजन्स के साथ रिएक्शन है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद आप रिएक्शंस पढ़ोगे, रिएक्शंस क्या है, यूजेस क्या है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। ऑलरेडी लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, तो इसका जो अगला वाला पार्ट है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला पार्ट है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप बच्चों ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। मैं लेक्चर को, इस वाले लेक्चर को मैंने इसलिए थोड़ा धीरे पढ़ाया है क्योंकि मुझे समझाना था आप लोग को इंटर हैलोजन होता क्या है। बच्चे डरते हैं, बच्चे ये बड़ा वर्ड देख के डर जाते हैं कि यार इंटर हैलोजन ये क्या, कौन सी बला का नाम है, समझ रहे हो, बच्चे डर जाते हैं। तो डरना नहीं है आप लोगों को, ठीक है, चीजें एकदम आसान है, एकदम सिंपल है, इसीलिए ये वाले लेक्चर को मैंने थोड़ा सा आराम से पढ़ा है। हो सकता है जो अगला लेक्चर हो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे, किस तरीके से वो रिएक्शंस प्रोसीड हो रही है उन चीज़ों को देखेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना बच्चों अपने दोस्तों के साथ। इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं हो, मुझे फॉलो नहीं करते हो और मुझे फॉलो नहीं करते, नहीं हो तो अलग बात है, अगर हो और मुझे फॉलो नहीं करते, अपने भाई को फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। बहुत सारे अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। सो बच्चों मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।